हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका चैप्टर 1 है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, ये बुक जो है इसमें थ्योरी कंसेप्ट्स हैं सारे ही। जैसे हमारी मैक्रो में तो डायग्राम्स थे, लॉजिक्स थे, इस टाइप की चीज़ें थी। इसमें समझने वाला पार्ट, लॉजिकल पार्ट थोड़ा कम है और थ्योरी की बातें ज़्यादा हैं। तो इसीलिए अगर सारे पॉइंट्स मैं इधर वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी बुक लेके उसमें से, उस एनसीईआरटी वालों ने तो सारा ही पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, तो उसमें से हमने क्या करें, हेडिंग्स बना ली हैं और उसी को शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश में भी लिख दिया और सिंपल हिंदी में मैं भी साथ साथ आपको समझाता रहूँगा। तो आप लोग पॉज करके साथ साथ अपना नोट्स अपने बनाते रहो इसके, और पेपर में भी अपना इसी से पढ़ लिया। उसके बाद चाहे दूसरी कोई भी बुक या स्टडी मटेरियल उठाना, फिर आपको बिल्कुल आसान लगेगा। नहीं तो रटने वाला काम देख के कई लोग परेशान भी हो जाते हैं ज़्यादा। तो साथ साथ जो मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा वो देखते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारी ये मैंने पीपीटीज बनाई हैं, तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इंडियन इकॉनमी ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी? तो बहुत ही अच्छा था, हमारा इंडिपेंडेंट इकॉनमी थी। मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ अच्छा होता था, हैंडीक्राफ्ट में कॉटन, सिल्क, ये काम अच्छा था। प्रीशियस स्टोन्स का अच्छी क्वालिटी का हमारा काम होता था। और जितने भी हमारे देश से एक्सपोर्ट होते थे बाहर, उसके अंदर बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ होता था। और जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे उनका काम का जो क्वालिटी का लेवल था वो भी बहुत अच्छा था। तो ये सारी बातें थी, यानी बिल्कुल अच्छा था हमारी इकॉनमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। इकॉनमी का मतलब होता है बिजनेस, और जो काम होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो एकदम अच्छी चल रही थी हर एरिया में। मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट या ये सिल्क, टेक्सटाइल, तो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एकदम सही था सारा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का क्या हाल था इंडिपेंडेंस के टाइम? पहले तो था, उससे पहले, ब्रिटिश रूल से पहले। अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, या इसको हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड, यानी जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था उस टाइम की, जब वो गए थे यहाँ से और हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तब हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम क्यों थी, ऐसा पूछ सकते हैं। या क्या हालत थी हमारी एग्रीकल्चर की, वो है क्वेश्चन। तो ये भी बेसिक बातें हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हो। तो जो हमारी लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज़ थी या ज़मींदारी सिस्टम था वो बहुत ख़राब चल रहा था, क्योंकि ज़मींदार लोग क्या करते थे, जो हमारे फार्मर्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट लेते थे कि भाई हम तुम्हें खेती करने की परमिशन दे रहे हैं, हमारे खेतों पे तुम करो, और बदले में हमें रेंट चाहिए। पर वो बहुत ज़्यादा था, प्रोडक्शन चाहे कम क्यों ना हो पर उनको रेंट बहुत ज़्यादा अपना चाहिए होता था। तो इससे कल्टीवेटर्स को, यानी किसानों को लगता था यार फ़ायदा क्या है, मेहनत इतनी करो और सारा का सारा तो हमें रेंट में ही देना पड़ता है। तो मोटिवेशन नहीं हो रही थी अंदर से। एक जैसे एक मोटिवेशन आती है कि मैं मेहनत करूं, मुझे कुछ मिलेगा, तो ऐसा किसानों को कुछ नहीं था, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम बड़ा ख़राब था। सेकंड, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, और ब्रिटिशर्स ने कोई इतनी खास एफर्ट्स भी नहीं दिखाए कि हम इरिगेशन इंडिया की फैसिलिटी अच्छी बढ़ाएं। तो इसलिए भी हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की कम थी। और देखते हैं प्रॉपर इनपुट्स, यानी जो अच्छे रॉ मटेरियल है, अंदर इनपुट्स हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, ऐसा कुछ हमें सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मशीनें, कुछ भी इनपुट्स जो जो चाहिए खेती के लिए वो नहीं थे हमारे किसानों के पास। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो हमारी कमी थी। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मर के पास कोई पैसा नहीं था। और दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक इंसेंटिव होता है कि मैं बिजनेस में कुछ पैसा लगाऊं, कुछ कमाऊं। अगर मुझे पता है कि कुछ कमाई ही नहीं होनी, तो मेरे अंदर इंसेंटिव ही नहीं है कोई कि मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं और पैसा लगाऊं, क्योंकि पैसा तो सारा का सारा ज़मींदार लोग खा जाते थे, हमारी जो इनकम होती थी फार्मर्स की। तो उनके अंदर कोई मोटिवेशन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का नहीं आ रहा था किसानों के पास। ना इतना पैसा था कि अपनी जेब से वो लगाएं, ना उनको कोई बेनिफिट लग रहा था पैसा लगाने का। फिफ्थ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कमर्शियल दुकान, यानी बिजनेस एक्टिविटी करना। तो एग्रीकल्चर जहाँ पहले हमारे यहाँ थी
खेती कि हम सब फूड क्रॉप्स उगाएं और सब मिलजुल के अपना खा लें, यानी कंज्यूम कर लें। तो उसकी बजाय अंग्रेज़ों ने क्या करा, कमर्शियल क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया। हमारे फार्मर्स को बोला कि तुम कमर्शियल क्रॉप उगाओ, जिसे हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स को चाहिए, जैसे इंडिगो। यानी उनको इससे कोई मतलब नहीं इंडिया में राइस वीट की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या हिंदुस्तानियों के पास कमी पड़ जाएगी। तो उन्होंने हमारे जो किसान थे, जो चावल गेहूं ये उगा रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि वो ये ना उगा के ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिन्हें हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, यानी जो मार्केट में अब्रॉड में फटाफट बिकें या ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के काम आए। तो इस चक्कर में अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंडिया में प्रॉब्लम और होगी, शॉर्टेज और होगी खाने पीने की, क्योंकि किसानों को ज़बरदस्ती खाने पीने वाली चीज़ों से हटा के उन क्रॉप्स की, उन एरियाज़ की तरफ डाइवर्ट कर दिया जहाँ पे अंग्रेज़ों को ज़्यादा बेनिफिट हो या उनकी इंडस्ट्रियों को फ़ायदा हो। तो इस कमर्शियलाइजेशन से हमारे जो फूड क्रॉप्स थे, राइस वीट, इन सब की प्रोडक्शन कम हो गई और बाकी कैश क्रॉप्स जो अंग्रेज़ों को फ़ायदा दें उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। तो ये थी हमारी एग्रीकल्चर की हालत। इसका एक शॉर्टकट बना रखा है हमने, PIIC, पिक करके शॉर्टकट बना सकते हो। पी यानी पॉलिसियाँ जो ज़मींदारी वाली थी वो ख़राब थी, आई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, आई अगला इनपुट्स प्रॉपर नहीं थे, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था, और सी कमर्शियलाइजेशन करवा दिया था अंग्रेज़ों ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। या इसको घुमा के पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जब वो लास्ट में गए या उनके टाइम पीरियड का जो लास्ट का टाइम था, तब क्या क्या कमियां थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, या क्या वो गड़बड़ करके चले गए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। तो पहला जो उन्होंने मेन गड़बड़ करी उसका नाम है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजिंग। अब देखो, सबको ही पता है, तुम्हें भी पता ही होगा, अंग्रेज आए थे तो अपने फ़ायदे के लिए ही आए थे, हमारे फ़ायदे के लिए तो वो आए नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, हमको एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया। यानी यहाँ से सारा रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में माल बनेगा, और उसके बाद वो हम लोगों को खरीदना पड़ता था ज़बरदस्ती। यानी इंडिया बन गया, जैसे सिंपल करके ऐसे बोल सकते हो, कॉटन जो रॉ मटेरियल है वो तो यहाँ से जाएगा ब्रिटेन, और वहाँ कपड़ा बनेगा, और हमें फोर्स किया जाता था कि हम वही कपड़ा महंगे रेट पे खरीदें। यानी अपना फ़ायदा करवाने के चक्कर में उन्होंने हमारा सारा बिजनेस ख़राब कर दिया। हमसे सिर्फ रॉ मटेरियल के बिजनेस में हमें रखा और फिनिश्ड गुड्स यहाँ नहीं बनने दिए। ऐसा पर्पस इसलिए था उनका, ताकि ब्रिटेन की फैक्ट्रियाँ जो फिनिश्ड गुड्स बना रही हैं, जैसे कपड़ा, शर्ट, ये सब, उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 स्टेप्स हमें बना दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन, और फिनिश प्रोडक्ट का इंडिया को बना दिया इंपोर्टर, वहाँ से आता था महंगे रेटों पे। तो हमारा सारा यहाँ का बिजनेस फिनिश गुड्स का फ्लॉप कर दिया, ऊपर से सारा पैसा हमारा इंपोर्ट में बर्बाद भी कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। फिनिश गुड्स कपड़ा अब हम कहाँ से लेते, तो वो ब्रिटेन से ही आता था, ज़बरदस्ती थी, हमें लेना ही लेना था। सेकंड पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिजीनियस मतलब जो हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियाँ थी वो उन्होंने बर्बाद करवा दी। उल्टी सीधी पॉलिसियाँ, टैक्सेस लगवा के सारे हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस एकदम फ्लॉप करवा दिए, और इंडिया में हो गई सब चीज़ों की शॉर्टेज। तीसरा, मोर इम्पोर्ट्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, डी इंडस्ट्रियलाइजिंग करना यानी हमारी फैक्ट्रियों को ख़राब करना के पीछे एक पर्पस यही था कि हम सिर्फ इंपोर्ट्स के भरोसे ही बैठ जाएं, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा माल इंडिया में ना बने, और अंग्रेज़ों की वहाँ ब्रिटेन में कंपनियाँ अच्छी चलें। तो हमारी जितनी भी डिमांड थी, मोर डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर मार्केट, यानी हमारी डिमांड हमारी फैक्ट्रियों से पूरी नहीं करवा रहे थे, वो बाहर से अपने ब्रिटेन से माल मंगवा के हमें ज़बरदस्ती लेने पड़ते थे, यानी इंडिया का इंपोर्ट बढ़ रहा था। फोर्थ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो एक देश में होनी चाहिए वो हमारे देश में उन्होंने नहीं बनवाई। सिर्फ कॉटन की, जूट की, ऐसी छोटी मोटी जो इंडस्ट्री हैं वो खोल दी,
टाटा की खुली थी, वो भी 1907 में, लेट था। और छोटी मोटी थोड़ी बहुत और शुगर पेपर जो इंडस्ट्रीज हैं वो आई थी, वो भी अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 के आसपास आई थी। यानी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था इंडिया में इंडस्ट्रीज का। फिफ्थ, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनें बनाने वाली जो कंपनियां थी वो भी कुछ ऐसी खास नहीं थी। और अगर जो थोड़ी बहुत इन्होंने बनवा भी दी थी फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो उनसे फ़ायदा हुआ था हमें कम। और जो हमारी अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज थी जो उन्होंने बंद करवा दी थी उससे नुकसान हुआ था ज़्यादा, यानी नेट इंडिया को हो गया लॉस। फिर से बोल रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखो, फ्यू यूनिट्स जो खुले थे उनसे फ़ायदा तो हुआ कम, और जो इंडियन बिजनेस अंग्रेजों ने बंद करवाए थे उससे लॉस हुआ बहुत ज़्यादा, तो नेट इंडिया को लॉस ही हुआ, जिससे हमारी ग्रोथ रेट, अगला पॉइंट, बहुत ज़्यादा कम हो गई। और जीडीपी, वही बात है, जीडीपी की जो वैल्यू है वो भी बहुत कम हो गई। और इंडस्ट्रियल सेक्टर, जीडीपी तो, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर एक हिस्सा है जीडीपी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, तो क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की परसेंटेज बहुत ख़त्म हो गई थी, उन्होंने बिजनेस हमारे कम कर दिए थे, तो जीडीपी में भी जो उसकी कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज थी वो कम हो गई, और इससे जीडीपी भी हमारे देश का कम हो गया। सेवंथ, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं उसका भी कोई खास रोल नहीं था। सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां थी, गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा था, जैसे रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन, और कुछ पोर्ट्स वगैरह, या कुछ और छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स। बाकी गवर्नमेंट का ज़्यादा कोई रोल नहीं था देश के कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, इंडिपेंडेंस के वक्त फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी क्या हालत थी, या वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यानी किसके साथ होता था, कितना ट्रेड होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिपेंडेंस के वक्त क्या पोजीशन। तो पहला, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, टैरिफ्स इम्पोज, उन्होंने क्या करा, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। यानी हमें बनाना चाहा, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हमें उन्होंने बना दिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, रॉ मटेरियल कॉटन, शुगर, इंडिगो, ये सब, और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर। यानी यहाँ से सारा रॉ मटेरियल अगर हम अपने देश में यूज़ करके माल बनाते तो रॉ मटेरियल भी हमारा होता, फिनिश प्रोडक्ट भी हमारा होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। हमारा सारा रॉ मटेरियल अपने देश ब्रिटेन में ले गए, वहाँ से माल बना के फिर हमें ज़बरदस्ती देते, और अगर हमें अपना माल कहीं और बेचना होता, मान लो ब्रिटेन के सिवाय किसी और देश में बेचना होता, तो दुनिया जहाँ के हम पे टैरिफ्स या टैक्सेस ये लोग लगा देते। और किसी और देश से अगर हमें माल मंगवाना है ब्रिटेन के सिवाय, तो भी इन्होंने टैक्सेस बहुत हाई कर रखे थे, ताकि हमारा बिजनेस सारा ब्रिटेन के साथ ही हो और ब्रिटेन का मैक्सिमम फ़ायदा हो। यही हमारा सेकंड पॉइंट है। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड उन्होंने वहाँ कर रखा था अपने ब्रिटेन के साथ ही, और बाकी भी कोई बहुत ज़्यादा देशों के साथ नहीं था, छोटे मोटे बस कुछ देश ही थे। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस के टाइम की। फिर उन्होंने क्या करा, स्विस कैनाल की ओपनिंग करी। अब देखो इस मैप से तुम्हें समझ आ जाएगा, ये इंडिया में अगर हमें यूरोप लंदन साइड जाना है तो देखो एक ऊपर लाइन लिखी हुई है जहाँ लिखा हुआ है 7200 माइल्स, यानी कि यहाँ से स्विस कैनाल की वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। जबकि पहले जब ये स्विस कैनाल ये रास्ता बंद था, यहाँ कोई शिप का आना जाना नहीं होता था, तो हमें मुंबई से यहाँ अफ्रीका के नीचे से होते हुए अटलांटिक ओशन 12,300 माइल घूम के लंदन तक अपना माल पहुँचता था। तो उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़, इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए ही करी है। ये बीच में स्विस कैनाल का एक रास्ता बना डाला ताकि शिप्स हमारे शॉर्ट डिस्टेंस से ब्रिटेन पहुंच जाएं, इनके पास, ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल भी आ जाए, और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड बन के इंडिया में भी आ जाए इजीली। तो ये इन्होंने अपने एक और फ़ायदे का काम कर लिया था, स्विस कैनाल खोल के रास्ता बना दिया है शॉर्ट। चौथा, एक्सपोर्ट्स इंडिया के अच्छे चल रहे थे, पर प्रॉब्लम ये हो रही थी
अगर सारा का सारा इंडिया का माल ये लोग ब्रिटेन भेज रहे हैं या और देशों में भेज रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, इंडिया के पास जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है यानी हिंदुस्तानियों के लिए जो माल था वो हो चुका था बहुत कम। तो उससे हो रही थी हमें प्रॉब्लम। हमारा सारा रॉ मटेरियल, सारा सामान तो ये बाहर ही बेच देते थे और हमारे अपने यूज़ के लिए माल नहीं बचता था। तो एक्सपोर्ट सरप्लस तो आ रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, पर कोई इंडियंस के खाने के लिए, इंडियंस के यूज़ के लिए माल कम हो रहा था। और एक्सपोर्ट सरप्लस ये नहीं है कोई हमें हिंदुस्तानियों को मिल रहा था, वो भी पैसा ये अंग्रेज ही खा रहे थे और अपने फायदे के लिए उस पैसे को यूज़ करते थे, जो कि है 0.5। एक्सपोर्ट इनकम से वो लोग अपने ऑफिसेज जो बना रखे थे ब्रिटेन में या इधर उधर और अपने लड़ाई झगड़ों में कब्जा करने में और जगहों पे, उसके लिए इस्तेमाल करते थे हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर करके जो पैसा इकट्ठा करते थे ये अंग्रेज। तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हमारा सारा पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक्सपोर्ट्स में हमारा सामान भी ले गए और जो पैसा मिला उससे भी हमें कुछ नहीं दिया, अपना ही फ़ायदा कराया। अब देखो इसको याद रखने का शॉर्टकट, फॉरेन ट्रेड शॉर्टकट बना लो, फोर्ड एक्सपोर्ट। एफ हो गया, इन्होंने फुल कंट्रोल कर रखा था। ओ ओपनिंग स्विच कैनाल। आर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, हर जगह टैक्स। डी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, पैसा लूट लिया सारा। ई एक्सपोर्ट सरप्लस तो कमाया पर हिंदुस्तानियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, माल हमारे लिए नहीं छोड़ा इन्होंने। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5, डेमोग्राफिक प्रोफाइल या क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सबसे पहले तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, यानी स्टैटिस्टिकल डेटा अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारी जो पॉपुलेशन है, सिंपल हिंदी लिख सकते हो, हमारी पॉपुलेशन की खास बातें, जैसे किस एज ग्रुप की है, जेंडर, पढ़ाई कितनी है, क्वालिटीज़ और क्या क्या हैं, स्किल्स कितनी है, हमारी पॉपुलेशन की खास बातें, सिंपल हिंदी। तो क्या थी हमारी पॉपुलेशन की खास बातें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? पहला, लेवल ऑफ लिटरेसी या पढ़ाई बहुत कम थी, लेस देन 16%। फीमेल लिटरेसी तो और भी कम थी, अराउंड 7%। देखो 100% एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं कर पाओगे, जो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी नियर अबाउट पता होना चाहिए। जैसे मोटा मोटा 15% के आसपास ओवरऑल ऐसे याद रख सकते हो। फीमेल लिटरेसी अराउंड 6 to 7, तो एक आध आगे पीछे चलो थोड़ा हो जाए, पर जो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मोटा मोटा तो पता होना चाहिए। ट्रू फॉल्स में मोटा मोटा पूछा जा सकता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस के वक्त हमारा लिटरेसी लेवल था 50%, अब ये तो ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं इतना ज़्यादा हाई तो नहीं था, फॉल्स है। सेकंड, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, नाम से ही लग रहा है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी हमारे यहाँ की खास बात थी, कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, तो बीमारियाँ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा थी, पानी से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड। तीसरा, ये भी बड़ा कॉमन पॉइंट है, हाई मोर्टेलिटी रेट, यानी मरने का जो रेट था बहुत ज़्यादा था, 218 पर 1000, जबकि आज की डेट में है ये सिर्फ 40 पर 1000। तो आज तो काफ़ी कंट्रोल है डेथ रेट, उस वक्त बहुत हाई था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज लाइफ हमारी उस वक्त कम थी, 44 ईयर्स, आज है 68 ईयर्स, ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1 मार्कर पूछा जा सकता है। एक्सटेंसिव पावर्टी तो नाम से ही लग रहा है, गरीबी बहुत थी उस वक्त, हमारी पॉपुलेशन में हर जगह गरीबी बहुत हाई थी। सिक्स्थ, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, सिंपल हिंदी लिख सकते हो कि हमारे लोग कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज में काम कर रहे हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, कहाँ कहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज कहाँ है, उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो बड़ा ये तो कॉमन बात होगी, सभी को पता होगा कि हमारे देश के मेजॉरिटी लोग प्राइमरी में होंगे, सेकेंडरी में या टर्शरी में। तो सबों ने अगर बेसिक पुरानी क्लासें भी अपनी याद हो तो प्राइमरी में ही थे हमारे मेजॉरिटी लोग। तो पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे मेजॉरिटी लोग थे, अराउंड 70 to 75%, और मैन्युफैक्चरिंग में 10%, सर्विसेज में 15 से 20, तो नियर अबाउट ये फिगर्स पता हो। सेकंड, रीजनल वेरिएशन, मतलब हमारा रीजन वाइज परफॉर्मेंस जो थी वो अलग थी। कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर ज़्यादा था, यानी रीजनल डिफरेंसेस थे, ये नहीं पूरी इंडिया में ही एग्रीकल्चर ज़्यादा था, इन जनरल था ज़्यादा,
पर उसके बावजूद रीजन वाइज भी डिफरेंस था। ये हमारी सेकंड खास बात थी। जैसे लिखा हुआ है ये मद्रास एरिया, बॉम्बे, बंगाल, इस टाइप के एरिया में जो था वो एग्रीकल्चर का रोल कम हो रहा था, पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज धीरे धीरे बढ़ रही थी। और जबकि बाकी एरियाज जो थे हमारे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे एग्रीकल्चर का रोल बहुत ज़्यादा होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th, कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा रेलवे, रोड, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें। तो इन अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया, रेलवे, वाटर वेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, पर जो रियल मोटिव था, ये लाइन मेन है, वो हमारे देश की डेवलपमेंट करना नहीं था, अपने पर्पस के लिए बनवाया था। यानी जो ये वहाँ पे हमारे ऊपर राज कर रहे थे वो इजी हो जाए और सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो माल का आना जाना है इंडिया से वो आसान हो जाए अंग्रेजों के लिए। उनको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए था, हमारे से कोई मतलब नहीं था। तो पहला है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे 1850 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। और रेलवे से दो बातें हुई हमारे देश में। पहला, अब देखो दोनों बातें देखनी है, पॉजिटिव भी हुई, नेगेटिव भी। इससे लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की सहूलियत मिली और वो दूर आना जाना कर सकते थे। बट इससे, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी इंटेंशन कुछ और ही थी। इससे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ऐसा माल बनाना जिससे अंग्रेजों को फ़ायदा हो, जो वो एक्सपोर्ट कर सकें। और जो हमारे लोगों को खाने के लिए चाहिए, वीट, राइस, वो इनका कोई मतलब नहीं था। उससे इनको, अंग्रेजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कम हो जाए। इन्होंने हमारे किसानों से ज़बरदस्ती अपने कमर्शियल क्रॉप्स उगवाए और इसके रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा के पोर्ट ले गए और पोर्ट से फिर अलग अलग देशों में बेचाए। तो यानी रेलवे बनाने का पर्पस बेसिक इनका अपना ही था। हमारा तो बस थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि चलो हमें कहीं आना जाना करना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो फ़ायदा होता है इंडियंस को। ज़्यादा फ़ायदा इन्होंने अपना ही करवाया। ये रहा, जैसे मैंने अभी बताया था, सेल्फ सफिशिएंसी ख़त्म हो गई। यानी जो हमारे पास गेहूं चावल होता था जिससे हमारा पूरा गांव या इलाका खाना खा लेता था, वो प्रॉब्लम अब हो रही थी कि हम खाना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज सारा माल अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करते थे। तो जितना इंडियन रेलवे से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश का लॉस करवा दिया इन्होंने। सेकंड, इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स, यानी अंदर का पानी के थ्रू रास्ता, समुद्रों के थ्रू रास्ता इन्होंने बनाया। वो भी अपने फ़ायदे के लिए बनाया, जो कि बाद में अनसेटिस्फैक्ट्री या अनइकोनॉमिकल निकला। यानी उससे माल लाने ले जाना इतना महंगा पड़ा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेन पर्पस फिर वही है, हमारा सोच के तो उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो वो भी आइडिया इनका बेकार सा ही रहा। कोई ज़्यादा कामयाब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने इंडिया को नहीं बनाया। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का सिस्टम बनाया, पर फिर देखो वही लाइन आ रही है, सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि इनको हमारे ऊपर कंट्रोल करने में सहूलियत हो। ये फटाफट अपने मैसेज इधर से उधर भेज सकें, लॉ एंड ऑर्डर अपनी पुलिस को तैयार कर सकें। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही ये यूज़ करा इन्होंने, टेलीग्राफ का जो सिस्टम लॉन्च किया था। पोस्टल सर्विसेज भी इन्होंने लॉन्च करी, वो भी पब्लिक को तो बेनिफिट हुआ, पर बहुत लेवल जो था, कवरेज जो थी, उसका एरिया कवर जो हो रहा था उससे वो बहुत कम था। तो कोई खास इंडिया को फ़ायदा नहीं हुआ था उससे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली, बस समरी बनानी है। सरप्लस लेबर थी, क्योंकि काम तो इन्होंने हमारे सारे बंद करवा दिए थे, लेबर खाली बैठी हुई है। प्रोडक्टिविटी कम है, यानी पर पर्सन जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बर्बाद कर दिया था इन्होंने, फैक्ट्रियाँ फिनिश गुड्स की तो सारी बंदी करवा दी थी हमारी। तो हमें मॉडर्नाइज करना था। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है नए नए एरियाज़ खोलना था, क्योंकि बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ थी हमारी, तो हमें उसको बढ़ाना था, एक्सपेंड करना था। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए थी, उसकी ज़रूरत थी बहुत। फॉरेन ट्रेड जो था वो भी हमारा बर्बाद था, सिर्फ अंग्रेज़ों के बेनिफिट के लिए, ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए ही बनाया गया था। हमें उसको और देशों तक फैलाना था। और
कई देशों से जितना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें उसका हमें कोई प्लान बनाना था। उस वक्त हमारे सामने चैलेंज था ये भी एक, फॉरेन ट्रेड को अपने सही किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कुछ इन्होंने नहीं बनाया था, तो एक टेंशन ये भी थी कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अपना रेलवे नेटवर्क। उन्होंने तो सिर्फ मेन जहाँ जहाँ से उनको अपना माल आना ले जाना है वहीं रेलवे बनाई थी, और क्योंकि उन्हें हिंदुस्तानियों से कोई मतलब नहीं था। अब हमें ये था कि हिंदुस्तानी आपस में अपने इलाके से दूसरे इलाके में जा सकें, ये नहीं सिर्फ माल लेके हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है वो रास्ते, बाकी रास्तों में भी हमें रेलवे की ज़रूरत थी। ये भी एक चैलेंज था। अगला पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, अभी पूरा एक चैप्टर भी आएंगे इसके ऊपर, कि वो भी बहुत बड़ी टेंशन थी हमारे देश के सामने जिसको सरकार को हैंडल करना था। अब देखो ये स्लाइड क्यों डाली है मैंने, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, इनपुट इफेक्ट्स आउटपुट, चाहे बिजनेस हो चाहे हमारा दिमाग हो। अब खासकर आजकल के टाइम में जब कोरोना की टेंशन इतनी चल रही है सबके साथ, तो कई बार क्या होता है, जो इनपुट हमें मिल रहा है सारा दिन दिमाग में, वो हमसे जो एक आउटपुट चाहिए वो जनरेट नहीं कर पाता, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कोई भी एरिया हो। तो अगर पढ़ाई तो तुम यहाँ से चलो कर रहे हो, बुक्स भी तुम्हारे पास हैं, स्कूल से भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पर जब तक जिस चीज़ में तुम्हें अपनी पढ़ाई स्टोर करनी है तुम्हारे दिमाग में अगर इनपुट सही नहीं जा रहा बाकी चीज़ों का, तो ये जो नॉलेज चाहे तुम यहाँ से ले भी रहे हो वो ढंग से स्टोर हो नहीं पाती, रिटेन करना मुश्किल होता है। पेपर के वक्त रीगेन करना उस नॉलेज को, क्वेश्चन घुमा के आया है वो तुम्हें समझ आ जाए, वो सब प्रॉब्लम होती है। अगर तुम यहाँ वाला स्टडी मटेरियल भी देखो तो हर चैप्टर के बाद कुछ ना कुछ हम पॉजिटिव टिप्स डालते हैं, पॉजिटिव रहने के, खुश रहने के, क्योंकि जितना हमारे अंदर खुशी के थॉट्स जाएंगे हमारी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ती है। तो ये फॉर्मूला लगभग अब तो 20 साल हो गए, हम हर साल से ही सब बच्चों के ऊपर लगाते ही हैं। तो वैसे तो लाइव क्लास में वहीं लगाते थे, पर अब वीडियोस के थ्रू बना रहे हैं, तो मैंने सोचा वीडियोस में ही मैं एक एक करके जो मैं पॉइंट्स स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर के बाद डालता हूँ वो कवर करता रहूँ। तो आज हमारा जो पॉइंट है कि बड़ी सिंपल सी बात है, कई लोगों की आदत होती है हर वक्त कंप्लेंट ही करते रहना, हर चीज़ को टेंशन बना लेना। तो अगर ध्यान से तुम सोचो तो हर बात का हल्ला मचाना, हर बात को मैग्नीफाई करना, छोटी बात को बड़ा बनाने से इससे कोई हमारा फ्यूचर ब्राइट तो हो नहीं रहा। करना तो हमें ही खुद पड़ेगा, जो है उसको एक्सेप्ट करना ही ठीक रहता है। जो बीत गया, जो प्रॉब्लम है मेरे साथ, कोई बात नहीं, पर कम से कम अगर मैं पॉजिटिव रहूं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फ्यूचर में कोई चांस बनता है, कुछ परसेंटेज बन सकती है, मैं सॉल्व कर पाऊंगा। पर रोता ही रहें अगर हर वक्त ये है मेरी ज़िंदगी में, ये है, ये टेंशन, वो टेंशन, तो फिर तो फ्यूचर में भी वो टेंशन मान के चलो पक्का रहेगी ही रहेगी, क्योंकि तुमने उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स कोई कर नहीं पा रहे, दिमाग का लेवल अपना बढ़ा नहीं पा रहे। तो क्या करना है, इसका रिवर्स करो। कंप्लेंट्स की बजाय जो भी कुछ है, चाहे कुछ तो पॉजिटिव होगा हमारे में, फिजिकली हम लोग फिट हैं, भगवान ने पैसा ठीक ठाक दिया है, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, हाथ पांव ठीक हैं, तो या और भी कई चीज़ पॉजिटिव हो सकती हैं, अच्छी फैमिली है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है ही, फैमिली का अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सबके पास है ही। उसके बारे में सोचो और खुश रहो, तो प्रोबेबिलिटी है कि जो भी टेंशन थी भी सही अगर लाइफ की, उसको सॉल्व करने की थोड़ी ताकत मिल जाएगी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ हम एक टिप रोज क्लास के एंड में मैं डिस्कस कर लिया करूँगा, और अपना नोट्स इसके बनाओ। इंडियन इकोनॉमी एक दिन में हमने जैसे आज चैप्टर 1 अपना पूरा ख़त्म कर दिया, तो मैं हो सकता है टाइम लगे पॉज करके वीडियो का अपना नोट बनाने में, पर मैं इसको थोड़ा स्पीड से फिनिश कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अब सारा लिखना नहीं है, मैंने यहीं शॉर्ट में सारा लिख रखा है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।